तभी निहारिका नर्सों से कुछ डिस्कस करते हुए बाहर निकली। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसे देखा वो तुरंत उसके पास पहुंच गया और उसने घबराते हुए निहारिका से पूछा, क्या हुआ निहारिका, कैसा है भाई? बताओ ना निहारिका। निहारिका ने नर्सों से कह दिया, आप लोग जाओ। उनके जाते ही निहारिका शाहरुख खान वाले स्टाइल में दोनों हाथों को फैलाकर खड़ी हो गई और एक अलग ही स्टाइल में बोली, जहाँ हो डॉक्टर निहारिका का बोलबाला, वहाँ के पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला। ये कहकर निहारिका हंसते हुए सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ उसकी हंसी देखकर समझ गया कि नमन अब ठीक है, इसलिए उसने खुश होते हुए जल्दी से जाकर निहारिका को गले से लगा लिया और कहने लगा, थैंक यू निहारिका, थैंक यू, यू आर ऑलवेज माई बेस्टी। सिद्धार्थ के यूं गले लगने से निहारिका तो बस वहीं के वहीं बुत बने खड़ी रह गई, जैसे उसके अंदर कोई जान ही न बची हो। सिद्धार्थ के इतने करीब होने से उसकी सांसें तो जैसे थम ही गई थी। सिद्धार्थ को जब एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ा है तो वो निहारिका से जल्दी से दूर हो गया और उसने कहा, सॉरी। वो फ्लो फ्लो में निहारिका ने सिद्धार्थ से कुछ नहीं कहा और वो बस हंसती हुई सिद्धार्थ को देखती रही। हम कब मिल सकते हैं नमन से? निहारिका ने कहा, लगभग 2-3 घंटे बाद, तब तक तुम्हारे भाई को होश आ जाएगा। तो सिद्धार्थ ने कहा, थैंक यू सो मच निहारिका, मैं जल्दी से ये खुशखबरी सबको सुना कर आता हूँ। निहारिका ने कहा, ठीक है। निहारिका की हाँ सुनते ही सिद्धार्थ जल्दी से बाहर चला गया और निहारिका सिद्धार्थ को देखते हुए अपने ऑफिस में चली गई। वो इस हॉस्पिटल में गेस्ट डॉक्टर की तरह आई थी, इसलिए उसके लिए सारी स्पेशल अरेंजमेंट की गई थी। नमन का केस ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जिसे निहारिका ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया था, इसलिए सारे डॉक्टर्स उसे स्पेशल थैंक यू कहने आने लगे। निहारिका खुश होते हुए एक एक करके सबसे मिलने लगी। तभी एक इंटर्न डॉक्टर ने तो कहा, निहारिका मैम, आप जितनी खूबसूरत हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपकी स्माइल है, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपके जीने का अंदाज है, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है आपका काम करने का तरीका। आप हंसते हुए सबकी ज़िंदगी बचा लेती हैं। मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ज़रूर एक दिन काबिल डॉक्टर बनोगे। ये मैं नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। उस डॉक्टर ने थैंक यू मैम कहा और फिर धीरे धीरे निहारिका आगे बढ़ते हुए सबसे मिलने लगी। इधर दीप्ति अभी भी प्रार्थना करने में लगी हुई थी। तभी सिद्धार्थ जोर जोर से चिल्लाते हुए आया, भाभी भाभी जल्दी चलो, भाई ठीक हो गए हैं और अभी कुछ ही देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। ये बताते हुए सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा हाँफने लगा, क्योंकि वह दौड़ते हुए सीधा दीप्ति के पास आया था। इधर दीप्ति ने जब ये सुना तो वो भगवान जी के चरणों में गिर गई और बोली, हे भोलेनाथ, मुझे पता था कि आप उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू मेरी इस छोटी सी दुनिया को बचाने के लिए। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान जी को प्रणाम करते हुए दीप्ति जल्दी से उठी और सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। तो सिद्धार्थ ने उससे कहा, हाँ आप जल्दी चलो, यहाँ खड़ी मत रहो और जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, नहीं तो भाई आपको ऐसी हालत में देखेंगे तो और दुखी हो जाएंगे, इसलिए आप जल्दी चलो। सिद्धार्थ जल्दी से दीप्ति को लेकर हॉस्पिटल की तरफ आने लगा। निहारिका अपनी खिड़की में से सिद्धार्थ को ही देख रही थी, क्योंकि उसको ऑफिस की खिड़की से वो मंदिर साफ साफ दिखाई दे रहा था जहाँ दीप्ति अब तक बैठकर प्रार्थना कर रही थी। निहारिका ये सब देखकर बहुत खुश हुई और अचानक से वो सिद्धार्थ के आने से पहले ही जल्दी से रमन के रूम में चली गई, ताकि वो देख सके कि उसे होश आया है या नहीं। निहारिका ने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया था, लेकिन अब भी नमन को होश आने में वक्त लगने वाला था, इसलिए निहारिका बाहर आ गई। वो जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा कि सिद्धार्थ सामने दीप्ति को अपने साथ में लेकर खड़ा था। निहारिका जैसे ही नमन का चेकअप करके उसके रूम से बाहर निकली, सिद्धार्थ ने दीप्ति को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, भाभी ये डॉक्टर निहारिका हैं, इन्होंने ही नमन भाई की जान बचाई है। ये सुनकर दीप्ति खुश होते हुए निहारिका के पास आई और निहारिका के पैर छूने के लिए नीचे झुकने लगी, तो निहारिका ने उन्हें कंधों से पकड़कर जल्दी से ऊपर उठाया और चौंकते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप? दीप्ति बोली, मेरे लिए आप किसी भगवान से तो कम नहीं हो, आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बचा ली, इसलिए मैं भगवान के चरण छूकर उनकी पूजा करते हुए आशीर्वाद ले रही थी। ये बात सुनकर निहारिका ने हंसते हुए दीप्ति को गले से लगा लिया और कहा, ये सब पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तो महाकाल भोलेनाथ की कृपा है।
उन्होंने मुझे बस ज़रिया बनाकर यहाँ भेजा है और कुछ नहीं। और हाँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये कहते हुए उसने दीप्ति को खुद से दूर किया तो निहारिका की नज़र उसके हाथों पर गई। उसने देखा दीप्ति के हाथ जले हुए थे। निहारिका ने हैरान होकर पूछा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस। दीप्ति कुछ कह ही रही थी कि तभी तब निहारिका बोल पड़ी, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे पता है मन्नत मांगने के लिए आपने अपने हाथों पर दिया जला लिया है ना। चलो, जब तक नमन भाई को होश नहीं आ जाता तब तक मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दीप्ति ने मना करते हुए कहा तो निहारिका बोली, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? अगर अभी मरहम नहीं लगाया तो ये ज़्यादा फैल जाएगा और फिर बाद में बहुत दुखेगा। आप चलो, मैं पट्टी कर देती हूँ। निहारिका जल्दी से दीप्ति को लेकर वहाँ से चली गई। उन दोनों के जाते ही सिद्धार्थ ने सोचा, मैं जाकर अंकल को बता देता हूँ। ये सोचते हुए वो जल्दी से उनके रूम की तरफ गया। उसने वहाँ जाकर देखा तो राजवीर जी अधिराज जी को सहारा देकर चुप कराने में लगे हुए थे। सिद्धार्थ को देखकर राजवीर जी ने कहा, अरे सिद्धार्थ बेटा, अच्छा हुआ तुम जल्दी से आ गए। ये अधिराज तो कब से चुप ही नहीं हो रहा है, बस कब से रोए ही जा रहा है। प्लीज़ तुम इसे चुप कराओ बेटा। सिद्धार्थ ने खुश होते हुए अधिराज जी के पास आकर कहा, अंकल नमन भाई बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और कुछ ही घंटों में उन्हें होश भी आ जाएगा। तो अधिराज अंकल, अब आप ये रोनी सूरत को जल्दी से साफ़ कर लीजिए। सोचिए, नहीं तो नमन भाई को कैसा लगेगा। वैसे भी अब कुछ ही घंटों में उनसे मिलना है, तो अब सब जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछकर रेडी हो जाओ। ये खबर सुनकर अधिराज जी खुशी के मारे जल्दी से बेड पर से उठ गए और अपना रुमाल लेकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले, क्या तुम सच कह रहे हो सिद्धार्थ? मेरा नमन सच में ठीक है ना? मैं अभी अपने आंसू पोंछ लेता हूँ, मैं उसके सामने हंसते हुए जाऊँगा। देखो देखो, मैं बिल्कुल नहीं रो रहा। यह कहते हुए अधिराज जी मुस्कुराने लगे और थोड़ी ही देर में खुशी से नाचने लगे। तभी राजवीर जी उन्हें संभालते हुए बोले, अरे अधिराज शांत शांत, तो खुशी से ऐसे बौखला मत, मुझे तो लग रहा है कहीं ये खुशी से पागल ही ना हो जाए। तो अधिराज जी ने हंसते हुए कहा, सच में राजवीर, मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं रहा कि अब मैं क्या करूँ। फिलहाल तो तू अंदर जा और अपना चेहरा साफ करके आ। राजवीर जी की बात सुनते ही अधिराज जी ने मजाक करते हुए कहा, अरे राजवीर, तू कह तो मैं नहा के तैयार हो जाऊं। इस बात पर सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा तो राजवीर जी ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, देखा इसका पागलपन, ये पहले से ही ऐसा ही है, कब से रो रो कर पूरा आसमान सर पर उठा रखा था और अब लगता है खुशी से नाच नाच कर ये ज़मीन तोड़ देगा। ये कहकर राजवीर जी हंसने लगे। तो अधिराज जी ने कहा, हाँ जी हाँ, मेरा मजाक उड़ा लो तुम दोनों, लेकिन याद रखना हर कुत्ते का दिन आता है। आज मेरा है तो कल तेरा भी आएगा, तब मैं भी तेरी खूब उड़ाऊँगा। ठीक है बाबा, उड़ा लेना। अब जा, जल्दी से नमन से मिलने का टाइम हो गया है। राजवीर जी ने टाइम देखते हुए कहा तो अधिराज जी हाँ हाँ कहते हुए जल्दी से फ्रेश रूम में चले गए। राजवीर जी अब सिद्धार्थ के पास आए और बोले, बेटा जो तुमने आज किया है ना, तुम्हारी तारीफ़ के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। सिद्धार्थ ने थैंक यू अंकल जी कहा ही था कि तब तक अधिराज जी भी बाहर आ गए और वो तीनों नमन से मिलने के लिए उसके रूम के बाहर आकर खड़े हो गए। दीप्ति भी अपने हाथों में बैंडेज लगवाकर आ चुकी थी। उसे वहाँ देखकर अधिराज जी ने चौंकते हुए पूछा, अरे दीप्ति बेटा तुम? राजवीर जी बोले, हाँ धनराज, जिसे मैं अपने साथ ले आया था। सॉरी बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये कहते हुए अधिराज जी की आंखों में आंसू भर आए। तो दीप्ति ने आकर अधिराज जी के सामने खड़े होते हुए कहा, आप अपने आप को दोष मत दीजिए पापा। वो बोल ही रही थी कि इसी बीच अधिराज जी ने उसके हाथों में बैंडेज देखा तो उन्होंने दीप्ति की बात को बीच में ही रोकते हुए पूछा, बेटा ये बैंडेज क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? अरे कुछ नहीं पापा, वो मैं सामने मंदिर जा रही थी तो जल्दी जल्दी में सीढ़ियों से गिर गई और हाथ में लग गई, पर मैं ठीक हूँ, एकदम फाइन, आप टेंशन मत लीजिए। ये कहते ही दीप्ति इधर से उधर चक्कर काटने लगी कि तब नमन को होश आए और वो उससे मिल सके। इधर मीरा और रुद्र गाना सुनते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक से तेज़ बारिश होने लगी। बारिश होते देखकर मीरा ने कहा, अरे ये ऐसे कैसे बिन मौसम बरसात हो रही है? अब क्या बारिश को भी तुम्हारी परमिशन लेकर आना पड़ेगा? रुद्र ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आसमान देखा था तब तो वो एकदम साफ था और अब एकदम से बारिश होने लगी। रुद्र कार चलाते हुए बोला, जब हम हाईवे पर हों तब तो कब बारिश आ जाए कुछ कह ही नहीं सकते।
रुद्र के ये कहते ही बारिश इतनी तेज़ हो गई कि पानी की बूंदें खिड़की में से अंदर आने लगी, जिसकी वजह से मीरा ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। सामने का रास्ता भी धुंधला हो चला था। रुद्र ने जल्दी से वाइपर चालू कर दिए, लेकिन फिर भी बारिश बहुत तेज़ होने की वजह से सामने का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। रुद्र जैसे तैसे अंदाजे से गाड़ी को चलाने लगा। रुद्र को ऐसे गाड़ी चलाते देख मीरा ने कहा, लगता है यहाँ बहुत देर से बारिश हो रही है, बस हम अभी ही पहुँचे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब हम क्या करें? मुझे तो लग रहा है हमें थोड़ी देर के लिए यहीं कहीं रुकना पड़ेगा। इतनी तेज़ बारिश में ड्राइविंग थोड़ी रिस्की हो सकती है। मीरा बोली, तुम ठीक कह रहे हो रुद्र, चलो कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं। वैसे भी डिनर तो अभी बाकी ही है और मुझे तो कब से भूख भी लगी है। अरे तो तुमने तब से कहा क्यों नहीं? हम पहले से ही कहीं पर रुक जाते। रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए मीरा ने कहा, मुझे लगा कि डिनर के लिए तुम खुद रुकोगे, तभी खा लूँगी। इस बात पर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा तुम हम बिजनेसमैन के भरोसे कभी मत रहना, हमारे लिए खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, समझी? चलो मैं आगे कोई होटल देखकर गाड़ी रोकता हूँ। मीरा ने हाँ कहा और रुद्र आगे होटल पर नज़र रखने लगा। तभी मीरा ने म्यूज़िक सिस्टम का चैनल बदल दिया, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में कोई भी चैनल की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी। इसलिए मीरा ने जल्दी से ब्लूटूथ से अपना मोबाइल कनेक्ट कर दिया और उसमें बारिश के गाने बजाने लगी। सबसे पहला गाना उसने लगाया, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। मीरा ये गाना सुनकर बाहर बारिश को देखकर खुश हो रही थी और रुद्र कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढने में लगा हुआ था। तभी मीरा की नज़र रुद्र पर पड़ी। जब उसने रुद्र को ऐसे परेशान देखा तो वो बोली, अरे रुद्र, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही कोई रेस्टोरेंट मिल जाए। तुम अच्छे से टेंशन फ्री होकर गाड़ी चलाते रहो, जब रेस्टोरेंट मिल जाएगा तब का तब देख लेंगे। अभी तो फ़िलहाल बारिश के मज़े लो। तुम ही लो मज़े, मुझे बारिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मिस्टर बोरिंग रुद्र सिंघानिया से, जिन्हें कुछ भी चीज़ पसंद नहीं। कहते हुए मीरा ने गाना चेंज किया और दूसरा गाना लगा दिया, सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। ये गाना सुनते हुए वो खिड़की में से मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी और साथ ही साथ में वो ये गाना गुनगुनाने भी लगी। रुद्र ने बारिश के चक्कर में कब से मीरा की तरफ देखा तक नहीं था, लेकिन अब अचानक ही उसकी नज़र बार बार मीरा पर जा रही थी। उसे देखते हुए और ये गाना सुनकर गुनगुनाते हुए देखकर उसे और भी एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। गाड़ी अपनी स्पीड में चल रही थी और बाहर बारिश की फुहार थी और ऊपर से ये ऐसी की हवा। रुद्र ने सोचा कि ये तो बारिश के मौसम के साथ नाइंसाफ़ी है। बारिश के मौसम में बारिश की ठंडी हवा नहीं खाई तो क्या खाई। ये ख्याल आते ही रुद्र को जाने क्या हुआ और उसने ऐसी बंद करके अपनी साइड की खिड़की खोल दी। उसने देखा बारिश थोड़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े पानी की बूंदें अंदर आ रही थी। लेकिन इस बार रुद्र ने उन बारिश की बूंदों को अंदर आने दिया और पहली बार वो बारिश की ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा और ये सब महसूस करते हुए गाड़ी चलाने लगा। ये सब देखकर मीरा की आंखें चौड़ी हो गई और वो बोली, रुद्र तुमने खिड़की खोल दी? वो क्या है ना, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये गाना मैं जब भी सुनता हूँ मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगता है और मैं बारिश की तरफ खुद ही खींचा चला जाता हूँ। पता नहीं तब मुझे क्या हो जाता है। ये कहते हुए रुद्र मुस्कुराने लगा। वाह जी वाह, तुम तो बड़े अजीब इंसान हो। थोड़ी देर पहले कहा मुझे बारिश नहीं पसंद और अब देखो। सही है सही है, मैं तो ऐसा ही हूँ, पर तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी मीरा। रुद्र की ये बात सुनते ही मीरा ने सोचा, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही समझना चाहती हूँ रुद्र। ये सोचते हुए मीरा ने भी अपनी साइड की खिड़की खोल ली और वो भी बारिश को अच्छे से इंजॉय करने लगी। तभी तीसरा गाना बजने लगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है। इस गाने के आते ही मीरा ने म्यूज़िक वॉल्यूम बढ़ा दी और गुनगुनाते हुए खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगी। गाना गुनगुनाते हुए उसने सीट पर अपने सिर को टिका लिया और अपनी आंखों को बंद करके आराम से बैठकर गाना सुनने लगी। लेकिन अगले ही पल वो गाना सुनते सुनते ही सो गई। रुद्र ने जब ये गाना सुना तो उसने धीरे से एक बार मीरा की तरफ देखा और फिर वो आगे देखने लगा। तभी उस गाने की एक लाइन आई, जिस्म से रूह का एक सफ़र हो तुम, आखिरी सांस में एक उम्र हो तुम, दुनिया की भीड़ में मुझको बस तू दिखे। ये सुनकर रुद्र ने गाड़ी साइड पर लेकर धीमी कर दी और मीरा को प्यार से देखने लगा। गाना सुनते सुनते रुद्र को ना जाने क्या हुआ और उसने गाड़ी रोक दी। वो एकटक मीरा को देखे जा रहा था। पहली बार उसने मीरा को इतनी गौर से देखा था।
मीरा धीरे धीरे गाना सुनते सुनते ही सो चुकी थी। रुद्र ने जब उसे देखा तो वो मन में सोचने लगा, ये अंधेरे की एक झलक की रोशनी में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी रुद्र ने देखा कि मीरा के बालों की एक लट बार बार उसकी आंखों के पास आ जा रही थी। रुद्र ने जब ये देखा तो ना चाहते हुए भी उसके हाथ मीरा के चेहरे की तरफ बढ़ गए, और वो जैसे ही उसके बालों को ठीक करने गया वैसे ही सामने से आती एक तेज़ गाड़ी के हॉर्न से उसकी तंद्रा टूट गई और उसने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। वो मन में सोचने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों मीरा की तरफ इतना खींचा चला जा रहा हूँ। नहीं, मुझ पे खुद पर कंट्रोल करना होगा, मैं इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता। फिर कुछ देर वहीं पर बैठे बैठे रुद्र ने खुद से ही कहा, ये म्यूज़िक सिस्टम ही है जो मेरा ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अब सबसे पहले इसे ही बंद करना होगा। ये कहते हुए रुद्र ने सबसे पहले म्यूज़िक सिस्टम बंद किया और फिर गाड़ी चलाना चालू कर दी। धीरे धीरे बारिश की फुहार कम होती चली गई और अब रुद्र रास्तों को साफ साफ देख पा रहा था। वो अभी भी रेस्टोरेंट ढूंढने में ही लगा हुआ था कि तभी मीरा ने नींद में ही बड़बड़ाते हुए झट से उसका हाथ पकड़ लिया और वो रुद्र का हाथ पकड़कर उसके कंधों के सहारे सो गई। मीरा के इस तरह करीब आने से रुद्र को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया था। एक बार फिर से रुद्र ने मीरा की तरफ देखा जो उसकी बाहों को कसकर पकड़े हुई थी और उसी के सहारे वो सो गई थी। मीरा के छूने से रुद्र को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसने फिर से गाड़ी रोकी और वो घबराते हुए मीरा के चेहरे को देखने लगा, लेकिन मीरा का चेहरा पूरी तरह बालों से ढक गया था। रुद्र ने बड़े प्यार से उसके बालों को साइड किया और उसके चेहरे को बड़े प्यार से अपने हाथ से सीधा कर दिया। मीरा नींद में रुद्र के और करीब आ गई और अब उसने अपना एक हाथ रुद्र के सीने पर रख दिया, वो भी उस तरफ जिस तरफ रुद्र का दिल था। उसके हाथों के स्पर्श से रुद्र के दिल की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी और वो प्यार से मीरा की तरफ देखने लगा। उसने अपने मन में सोचा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, ये सब मुझे अजीब क्यों लग रहा है। मीरा के करीब आने से रुद्र को एक अलग सी बेचैनी होने लगी थी और वो एकटक अपने पास सोई हुई मीरा को देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। तभी मीरा का फ़ोन बजने लगा जिसकी वजह से मीरा जाग गई। उसके आंखें खोलने से पहले ही रुद्र ने जल्दी से उसकी तरफ से अपनी नज़रें हटाकर अपना मोबाइल निकाल लिया, लेकिन उसने देखा कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। रुद्र को तुरंत याद आ गया कि कुछ देर पहले उसने गुस्से में खुद ही फ़ोन को स्विच ऑफ किया था। ये जानने के बाद भी रुद्र ने अपने फ़ोन में देखने का नाटक चालू ही रखा। मीरा ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वो रुद्र के हाथों को पकड़कर सो रही थी। ये देखकर तो मीरा की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और वो घबराकर जल्दी से उठ गई। सॉरी सॉरी कहते हुए वो रुद्र से दूर भी हो गई। सही से अपनी जगह पर बैठते हुए उसने कहा, रुद्र आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। रुद्र ने उसे घबराया हुआ देखकर कहा, कोई बात नहीं मीरा, रिलैक्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सो डोंट वरी। ऐसा कहते हुए रुद्र ने जल्दी से अपना मोबाइल बिना स्विच ऑन किए ही वापस से अपनी जेब में रख दिया। फिर उसने मीरा से कहा, नींद में इंसान को खुद पता नहीं चलता कि वो कहाँ सो रहा है, इसलिए तुम इस सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो, समझी। मीरा ने यह सब सुनकर भी धीमी सी आवाज़ में फिर से कहा, सॉरी। तो रुद्र ने हंसते हुए कहा, अब ये सॉरी सॉरी का रट लगाना बंद करो और देखो तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है। हाँ देखती हूँ, कहते हुए उसने जल्दी से फ़ोन चेक किया तो उसने देखा उसके दोस्त विक्की की कॉल लगातार आए जा रही थी। ये कॉल देखकर मीरा ने अपने मन में सोचा, अभी रुद्र के सामने उससे बात करना ठीक नहीं रहेगा। ये सोचकर उसने तुरंत विक्की को मैसेज करके बता दिया कि वो उससे बाद में बात करेगी, फ़िलहाल वो थोड़ा बिजी है। तभी सामने से विक्की का रिप्लाई आया, ठीक है, टेक योर टाइम, मैं तो तुमसे सिर्फ हालचाल पूछने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, बट इट्स ओके, हम बाद में बात कर लेंगे। मीरा ने विक्की का मैसेज देखा तो वो मुस्कुरा दी और कुछ सोचते हुए सामने रोड की तरफ देखने लगी। मीरा को सोचकर मुस्कुराता देखकर रुद्र ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। मीरा ने कहा, बस यही सोच रही हूँ कि आज एक भी बार मम्मी पापा का कॉल नहीं आया, कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। ऐसी बात नहीं होगी, वो तुमसे नाराज़ क्यों होंगे, वो बस हमें इसलिए कॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि हम बहुत ही ख़तरनाक मिशन पर हैं, तो हो सकता है हम बहुत बिजी हों, इसलिए वो बस हमें डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कॉल भी नहीं कर रहे हैं, बस यही रीज़न होगा। और तब भी तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा हो तो तुम एक बार खुद से उन्हें सामने से कॉल कर लो। मीरा ने कहा, नहीं रहने दो, वैसे भी हम 10 बजे तक घर पहुंच ही जाएंगे, तो मैं जाकर उन्हें सरप्राइज़ दे दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, कहकर रुद्र वापस से
आसपास नजरें घुमाकर रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। तभी थोड़ी दूरी पर उसे एक रेस्टोरेंट दिखा। रुद्र सोचने लगा, बस इसी रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर कर लेते हैं। मीरा ने भी जब वो रेस्टोरेंट देखा तो वो बच्चों की तरह खुश होते हुए रुद्र से बोली, वो देखो रेस्टोरेंट मिल गया। रुद्र ने मीरा को चिढ़ाते हुए कहा, अरे वाह, सच में रेस्टोरेंट जैसा ही दिख रहा है। नहीं, मुझे तो लगा भोलेनाथ का मंदिर है, किसी को पूजा अर्चना करनी हो तो वहाँ जाकर कर सकता है। इस बात पर मीरा ने चिढ़कर पूछा, तुम मेरा मजाक बना रहे हो? जो खुद एक मजाक की दुकान हो उसका कोई क्या ही मजाक बनाएगा। ये कहते हुए रुद्र हंसने लगा और मीरा उससे मुंह चढ़ाकर खिड़की में से बाहर देखने लगी। रुद्र ने जल्दी से रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी और खुद उतरकर रुद्र ने मीरा को गाड़ी के पास ही रुकने को कहा और खुद मैनेजर के पास चला गया। रुद्र ने वहाँ के मैनेजर से बात करके अपने लिए एक स्पेशल डिनर प्लेस का इंतज़ाम करवा लिया था। उस मैनेजर से बात करके रुद्र जब गाड़ी के पास आया तो उसने देखा मीरा वहाँ नहीं थी। रुद्र ने यहाँ वहाँ देखते हुए सोचा, ये अचानक कहाँ चली गई। तभी उसे एक आवाज़ आई, अबे छछूंदर के बच्चे, सीधे खड़े रहने की तो तेरी औकात नहीं है और चल रहा है लड़कियाँ छेड़ने। दूँ क्या तुझे? 1 मिनट में अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। ये आवाज़ सुनकर रुद्र समझ गया कि ये मीरा की ही आवाज़ है, इसलिए वो जल्दी से उस तरफ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसने वहाँ जाकर देखा तो वो चौंक गया और चौंकते हुए वहाँ का नज़ारा देखता ही रह गया। उसने देखा मीरा एक लड़के का कॉलर पकड़े हुए गुस्से में उसकी तरफ घूंसा किए हुए खड़ी थी और उसके पीछे एक लड़की भी घबराई हुई सी खड़ी थी। मीरा उस लड़के को सुनाई ही जा रही थी। रुद्र ने जब ये सब देखा तो वो जल्दी से वहाँ पहुँचा और उसने मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा? अरे ये लड़का इस लड़की को पार्किंग में से ज़बरदस्ती यहाँ तक ले आया और यहाँ आकर उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था और वो लड़की कब से बोल रही है कि मुझे जाने दो, मुझे बचा लो, फिर भी इस कलमुए को सुनाई नहीं दे रहा है। ये कहते हुए मीरा ने उस लड़के को देखते हुए पूछा, बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? मीरा को गुस्से में देखकर रुद्र ने भी गुस्से में उस लड़के की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सब सच है? तो जवाब उस लड़के के बदले उस लड़की ने दिया, हाँ सर, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और ये लड़का दारू के नशे में मुझे छेड़ रहा था। रुद्र ने उस लड़की को चुप कराया और लड़के से पूछा, क्या ये सब सच है? तो वो लड़का बोला, जाने दो साहब जी, वैसे भी लड़कों की सुनता कौन है, जो मैं बोलूँ ये लड़की ने बोला और आप लोगों ने मान लिया। ये मैडम ने तो मेरी कॉलर तक पकड़ ली और ना जाने मुझे क्या क्या सुनाई जा रही थी। तो मैं अब क्या ही बोलूँ, बस भगवान जी से यही दुआ करूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में दोबारा ऐसी धोखेबाज लड़की से मुलाकात ना करवाए। ये कहते हुए वो लड़का वहाँ से जाने लगा। वो थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि तभी मीरा ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, 1 मिनट रुको। उस लड़के के रुकने पर मीरा उसके पास आई और बोली, जब मैं उस लड़की के लिए तुम्हारा कॉलर पकड़ सकती हूँ तो तुम्हारे लिए मैं उसे भी तो सुना सकती हूँ ना। तुम चलो मेरे साथ। इस बार मीरा उस लड़के के साथ लड़की के सामने आई और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब तुम सच बताओगी या फिर डायरेक्ट जेल की हवा खानी है? उस लड़की ने जब खुद को फंसते हुए देखा तो बोली, मीरा बोली, ये सब बंद करो और सीधे मुद्दे की बात पर आओ। मीरा की बात से डरते हुए वो बोली, ये लड़का मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को काटते हुए उस लड़के ने कहा, मैडम जी, ये लड़की ने मुझे और मेरे दोस्त दोनों को एक साथ फंसाया था और 1 महीने पहले मुझसे कहा था कि मैं गांव जा रही हूँ। फिर उसके बाद ना इसकी मेरे पास कोई कॉल आई और ना ही कोई मैसेज। लेकिन आज जब मैंने इसे अपने दोस्त के साथ इस होटल में देखा तो मैं चौंक गया। और इतना ही नहीं, मैंने इन दोनों को वो सब करते हुए भी देखा जो एक रिलेशनशिप में होता है। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। और हाँ, ये झूठ बोल रही है कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, बल्कि सच तो ये है कि ये मुझे और मेरे दोस्त दोनों को धोखा दे रही है। ये सब सोचते हुए मैं इसके पीछे आया तो मैंने देखा कि ये पार्किंग में अकेले खड़े होकर कैब का वेट कर रही थी। तो मैं इससे सिर्फ इस धोखे की वजह पूछने के लिए इसको ज़बरदस्ती यहाँ तक ले आया। बस तब तक आप यहाँ आ गई। ये सब सुनकर मीरा ने उस लड़के से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे पता चल गया कि हर बार लड़के गलत नहीं होते, मुझे सच में माफ़ कर देना भाई। वो लड़का बोला, कोई बात नहीं मैडम। अब मीरा गुस्से में उस लड़की को घूरने लगी और फिर उसने कहा, लाइफ में कुछ भी करना लेकिन किसी को धोखा मत देना, क्योंकि इस धोखे का हिसाब इंसान तो भूल भी सकता है लेकिन वो ऊपर वाला कभी नहीं भूलता। आज तुम किसी और को धोखा दोगी तो कल तुम्हें कोई और धोखा देगा। ये तो संसार का नियम है, जो दोगे वही मिलेगा। और हाँ, प्यार को अपनी ज़रूरतों के हिसाब में मत तोलो, क्योंकि ये प्यार ना बेहिसाब होता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है।
बाकी तो तुम समझदार हो, खुद समझ जाओ। ये कहते हुए मीरा वहाँ से मुड़कर जाने लगी और उसने जाते जाते रुद्र से पूछा, चलें? रुद्र ने हाँ चलो कहा और रुद्र मीरा के साथ चलते हुए उससे बोला, तुमने उस लड़की को डांटा क्यों नहीं? तो मीरा ने कहा, शब्दों के बाण बहुत तीखे होते हैं जनाब, जो छुरियों से भी ज़्यादा तेज चुभते हैं। उसे डांट कर क्या ही कर लेते, जब बात सिर्फ समझाने से बन जाएगी। और वो दोनों खुद कपल हैं, सुलझा लेंगे खुद के झगड़े खुद ही। तुम चलो जल्दी से, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। रुद्र ने ये सब सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हें समझ पाना नामुमकिन है। मीरा भी हंसने लगी और वो दोनों डिनर के लिए होटल के अंदर चले गए। इधर वो लड़का उस लड़की से बोला, मुझसे नहीं तो कम से कम मेरे दोस्त से ही वफा कर लेना। ये कहते हुए वो लड़का वहाँ से चला गया और वो लड़की वहीं अपना सर झुकाए खड़ी रह गई। इधर आंचल जी जब वापस अपने घर पहुंची तो मौसी ने उत्सुकता से उनसे पूछा, क्या हुआ? उनका कुछ पता चला? इस बात का जवाब आंचल जी के पास भी नहीं था। वो बोली, नहीं कुछ पता नहीं चला, मीरा का घर भी बंद है। मौसी ने कहा, तो एक काम कर, दीप्ति को फिर से कॉल करने की कोशिश कर, शायद अब कॉल लग जाए। उनकी बात सुनकर आंचल जी ने एक बार फिर से जल्दी से दीप्ति को फ़ोन लगाया। लगातार कोशिशों के बाद उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन लगते ही आंचल जी खुश हो गई, लेकिन दीप्ति का मोबाइल अभी भी साइलेंट पर ही था, इसलिए दीप्ति फ़ोन नहीं उठा रही थी। इस बात से आंचल जी गुस्सा हो गई और खुद से बोली, सब मेरी गलती है, मैंने ही उन्हें डांट दिया था, जिससे वो गुस्से में बिना फ़ोन लिए ही घर से बाहर चले गए और दीप्ति का मोबाइल भी साइलेंट पर है। ये कहते हुए आंचल जी अपने आप पर ही गुस्सा करने लगी। तो मौसी उनके पास आई और बोली, खुद को संभालो आंचल, ऐसे कैसे काम चलेगा? वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सिर्फ वो फ़ोन नहीं उठाने से हम ये अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते ना कि वो लोग किसी मुसीबत में होंगे। हो सकता है कि वो लोग एक दूसरे को ढूंढने में ही लगे हों और उसमें ही टाइम वेस्ट हो रहा हो, क्योंकि फ़ोन तो किसी का भी नहीं लग रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें मंदिर में जाकर भगवान जी से सब कुछ कुशल मंगल होने की प्रार्थना करनी चाहिए। चलो मंदिर में चलते हैं। ये कहकर मौसी आंचल जी को लेकर घर के अंदर बने हुए मंदिर में जाने लगी। तभी आंचल जी बोली, नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं एक बार रुद्र से बात कर लेती हूँ, हो सकता है उसे कुछ पता हो इनमें से किसी के भी बारे में। ऐसा कहते हुए उन्होंने जल्दी से रुद्र को कॉल लगा दिया, लेकिन रुद्र का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। इस बात पर आंचल जी ने खुद का मोबाइल ज़मीन पर ज़ोर से फेंकते हुए कहा, अरे आग लगे इन सब मोबाइल्स को जो मेरे बच्चों से बात तक नहीं करवा सकते। सबका स्विच ऑफ है, वो भी एक साथ। इंदु जी अपनी बहन को संभालते हुए बोली, ना चल ना, इतना गुस्सा मत कर, तो अपना मन थोड़ा सा शांत कर ले और ठंडे दिमाग से सबकी सलामती के लिए दुआ कर। बस हमारे बच्चे थोड़ी ही देर में सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। और अब चल मेरे साथ मंदिर में। आंचल जी रोते हुए मंदिर की तरफ चल दी तो इंदु जी भी उनके पीछे पीछे चली गई। इधर मीरा और रुद्र जल्दी से डिनर के लिए गए तो एक वेटर उनके पास आया और बोला, सर जी आप लोग वहाँ उस छोटे से रिजॉर्ट वाले रूम में बैठ जाइए, वहाँ आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर दी गई है। मीरा ने पूछा, स्पेशल अरेंजमेंट क्यों? हमें तो सिर्फ डिनर करना है ना, वो तो हम बाहर भी बैठकर कर सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्र ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और एक हाथ उसके मुंह पर रखते हुए बोला, प्लीज़ अब कुछ मत बोलना, चुपचाप चलो मेरे साथ जहां हमें चलना है। ऐसा समझो ये स्पेशल डिनर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये कहते हुए रुद्र ने मीरा के मुंह से अपना हाथ हटा दिया और रुद्र के छूने से मीरा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने बड़े प्यार से रुद्र की तरफ देखा और धीरे से पूछा, डिनर को टेबल तक आने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम आधा घंटा। क्यों? रुद्र बोला तो मीरा ने कहा, अपनी गाड़ी की चाबी दो मुझे। रुद्र ने चौंकते हुए वापिस से पूछा, क्यों? तो मीरा ने कहा, अरे दो ना चाबी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? रुद्र ने गाड़ी की चाबी मीरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है मीरा, लेकिन मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि खैर छोड़ो, ये लो और जल्दी से यहाँ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा उस सामने वाले रिजॉर्ट में इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मीरा ने हाँ कहा और उसने मन में सोचा, मैं भी तुम्हारे लिए सरप्राइज़ अरेंज करने चाह रही हूँ मेरे प्यारे रुद्र। ये सोचते हुए मीरा जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की तरफ भागी। उसको भागता हुआ देखकर रुद्र सोचने लगा, ये लड़की सच में पागल है, आखिर ये करने क्या वाली है? ये सोचते हुए रुद्र अपना सिर हिलाते हुए रिजॉर्ट के अंदर वाले रूम के बाहर खड़े होकर मीरा का इंतज़ार करने लगा। उसने बाहर जाकर सीधा वेटर से किसी शॉप का एड्रेस पूछा तो वेटर ने कहा, हाँ शॉप है ना, बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा सा मॉल और मार्केट है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो इस होटल के साइड वाले रास्ते से निकलकर अंदर शहर की तरफ है।
क्योंकि ये तो हाईवे है ना, यहाँ पर आपको जल्दी मार्केट और मॉल नहीं मिलेंगे, और होगा भी तो बहुत दूर होंगे। इस बात पर मीरा ने कहा, कोई बात नहीं भैया, मुझे पता है हाईवे पर मार्केट नहीं होगा, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा, और थैंक यू बताने के लिए। अब मैं चली जाऊंगी। ठीक है, ये कहकर मीरा ने गाड़ी निकाली और जल्दी से उस मार्केट के रास्ते की तरफ चली गई। इधर रुद्र ने देखा कि उसका मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ था, इसलिए उसने सोचा कि चलो अब मोबाइल चालू कर दिया जाए, कहीं कोई इम्पोर्टेंट मैसेज या कॉल ना आया हो। वो फ़ोन ऑन कर ही रहा था कि फिर से उसने अपने हाथों को रोकते हुए सोचा, अरे नहीं नहीं, अभी चालू नहीं करता, वरना फ़ोन चालू करते ही उस निकिता की कॉल आ जाएगी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अपने दूसरे मोबाइल से घर पर कॉल करके सबका हाल चाल पूछ लेता हूँ। यह सोचकर रुद्र ने जल्दी से अधिराज जी को कॉल किया, लेकिन उनका मोबाइल तो घर पर ही था और आंचल जी मंदिर में बैठी हुई थी, इसलिए उनकी कॉल किसी ने नहीं उठाया। रुद्र सोचने लगा, लगता है पापा हर बार की तरह फ़ोन कहीं रख कर भूल गए हैं। रुद्र ने जल्दी से आंचल जी को कॉल किया, लेकिन उनका मोबाइल नीचे गिरने की वजह से टूट गया था, इसलिए उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। आंचल जी का नंबर भी बंद आने इसकी वजह से रुद्र ने जल्दी से नमन को कॉल किया, लेकिन नमन का भी फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर उसने दीप्ति को कॉल किया तो दीप्ति के फ़ोन पर रिंग जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। रुद्र एक एक करके सबको कॉल कर चुका था, लेकिन उसकी किसी से भी बात नहीं हो पाई थी। ये सब देखकर रुद्र को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, ये सब मिलकर एक साथ गप्पे मार रहे हैं क्या, कि कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। फिर रुद्र ने परेशान होते हुए सोचा, अब मजबूरन निकिता को कॉल करनी ही पड़ेगी, और उसका नंबर भी इस दूसरे वाले मोबाइल में है। ये कहते हुए उसने अपना दूसरा मोबाइल निकाला और उसे स्विच ऑन करके जल्दी से निकिता को कॉल करने लगा, लेकिन निकिता का फ़ोन बिजी आ रहा था। रुद्र ने थोड़ा परेशान होते हुए सोचा, इसका फ़ोन भी बिजी, क्या बात हो सकती है। इधर निकिता ने जब रुद्र की कॉल आते हुए देखा तो वो मन में सोचने लगी, जब मैंने कॉल किया तब तो नहीं उठाया इसने, अब किस लिए कॉल कर रहा है। अब मैं कॉल नहीं उठाऊंगी, उसने कॉल नहीं उठाया, इसीलिए तो मैंने जीत को कॉल की, और अब ये सोच रहा है मैं जीत की कॉल कट करके इसका फ़ोन उठाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र, तुम करते रहो फ़ोन। ये सोचते हुए निकिता ने रुद्र की कॉल इग्नोर करके जीत से बातें चालू रखी। इधर रुद्र बार बार सबका फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन किसी का कॉल नहीं लग रहा था। इस बात से रुद्र परेशान हो गया और वो परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा। उस रिजॉर्ट का म्यूज़िक सिस्टम ऑन था, जिस पर बहुत रोमांटिक गाने बज रहे थे, लेकिन फिर भी रुद्र का मन परेशान था। उसने घड़ी में टाइम देखा और सोचने लगा, ये मीरा कहाँ रह गई, उसे फ़ोन करता हूँ। ये सोचकर रुद्र ने जैसे ही फ़ोन निकाला, वैसे ही अचानक से सारी लाइट्स बंद हो गई। सब लोग इधर उधर देखने लगे। रुद्र ने भी यहाँ वहाँ देखा कि ये लाइट्स अचानक क्यों बंद हो गई हैं। तभी एक स्पॉट लाइट दिखाई दी और उसी के साथ म्यूज़िक सिस्टम भी चालू हुआ और उसमें एक स्वीट सा म्यूज़िक बजने लगा। इस म्यूज़िक के साथ ही स्पॉट लाइट सामने की ओर फोकस करने लगी। रुद्र ने जब सामने स्पॉट लाइट के फोकस की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया और चौंकते हुए बोला, मीरा, बहुत खूब। जैसे जैसे पियानो की धुन बज रही थी, वैसे वैसे मीरा हंसते हुए रुद्र के पास आ रही थी। मीरा के कदम धुन के साथ साथ ही चल रहे थे। रुद्र तो मीरा को देखकर जैसे सब कुछ भूल गया था। रुद्र के साथ साथ बाकी लोग भी मीरा की तरफ ही देख रहे थे। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की ने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल एक हीरोइन की तरह है, और उसका ड्रेस तो कितना खूबसूरत है, रेड कलर का इवनिंग पार्टी वियर गाउन। ओह माय गॉड। एक दूसरी लड़की ने कहा, यार काश मैं लड़का होती तो इस लड़की को अभी यहाँ से भगा ले जाती। तभी वहाँ खड़ा एक लड़का बोला, यार ये तो एकदम खूबसूरत बला लग रही है, एकदम परफेक्ट बॉडी, और क्या चाल है इसकी। मन तो कर रहा है कि अभी उसके पास जाऊं और उससे। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रुद्र ने गुस्से में उस लड़के की तरफ देखा और कहा, ओए, लेवल में रहकर बात कर, वरना। उस लड़के ने भी ताव में आकर तेज़ आवाज़ में पूछा, वरना क्या, मैं तो उस लड़की की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है। अरे वो लड़की है ही इतनी खूबसूरत, तो हम क्या करें, और फिलहाल तो लग भी एकदम एंजल की तरह रही है, तो हम तो उसे देखेंगे ही ना। इस बात पर रुद्र चिढ़ गया और इससे पहले कि वो उस लड़के को कुछ और बोलता, मीरा ने धीरे से उसके पास आकर कहा, रुद्र। रुद्र ने मुड़कर देखा तो मीरा एकदम उसके पास खड़ी थी और प्यार से उसका ही नाम पुकार रही थी। रुद्र ने जब फिर से मीरा को खुद के करीब देखा तो उसे देखते हुए उसकी खूबसूरती की दुनिया में वो कहीं खो सा गया। अब स्पॉटलाइट उन दोनों के ऊपर थी, गाना भी बज ही रहा था, सपना जहां दस्तखत ना दे। इस धुन पर मीरा ने रुद्र के सामने अपना हाथ बढ़ाकर पूछा, कैन वी डांस। रुद्र ने उसकी खूबसूरती में ही खोए हुए मुस्कुरा कर कहा, श्योर, कहते हुए धीरे से मीरा के हाथ में अपना हाथ रख दिया।
और गाने के बोल बजने लगे। तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र में तेरा साया बनूं। इसी धुन पर वो दोनों धीरे धीरे कपल की तरह रोमांटिक डांस करने लगे। ये देखकर आधे से ज़्यादा लोग जल भुन गए और बाकी बचे लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे। मीरा और रुद्र धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। रुद्र ने मीरा के चेहरे को खुद के करीब लाते हुए कहा, थैंक यू मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, यू आर लुकिंग वेरी। इससे पहले कि वो इससे आगे कुछ और बोल पाता, लाइट्स चालू हो गई और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजने लगी। लाइट्स के उजाले में तो मीरा और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल ड्रेस के साथ छोटी सी एक बिंदी भी लगाई हुई थी, जिसे देखकर रुद्र और भी पिघल गया। तभी तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी तंद्रा टूटी और जब उसने सब लोगों को अपनी तरफ ही घूरता हुआ पाया तो उसने वेटर को बुलाया और पूछा, अंदर सब अरेंजमेंट्स हो गया है क्या? वेटर ने हाँ कहा। तभी रुद्र ने वहाँ होटल मैनेजर को खड़े देखा तो रुद्र ने उसके पास जाते हुए कहा, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मोमेंट। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, अरे थैंक्स हमें नहीं, अपनी मैडम को कीजिए, उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट करके हमसे ये परमिशन ली थी। वैसे तो इस तरह से 1 मिनट के लिए भी लाइट बंद करना हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि पब्लिक गुस्सा हो जाएगी ना, लेकिन फिर भी हमने मैडम की रिक्वेस्ट का मान रखा। रुद्र बोला, अरे आपको ये रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी? मैडम की वजह से मुझे ये करना ही पड़ा। उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, इसलिए हम मान गए। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि अगर पब्लिक गुस्सा हो भी गई तो वो उन्हें मना लेंगी। लेकिन मैंने देखा आपके साथ को तो पब्लिक कितने खूबसूरत तरीके से इंजॉय कर रही थी, और मेरे पास तो लोगों ने आकर ये तक कह दिया कि आपको यहाँ इस तरह की स्पेशल कपल अरेंजमेंट रखनी चाहिए। मैनेजर की बात सुनकर रुद्र कहने जा ही रहा था कि वो लोग कपल नहीं है, उससे पहले ही मैनेजर ने फिर से बोलना चालू कर दिया, अब हम यहाँ पर एक डांस फ्लोर ही बना देंगे ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत कपल्स आएँ और आप लोगों की तरह ही हर शाम को खूबसूरत बना दें। रुद्र कहना तो जा रहा था कि वो कपल्स नहीं है, पर फिर वो कहते कहते रुक गया और उसने कहा, ओके मैनेजर सर, थैंक यू वंस अगेन। ये कहते हुए रुद्र जल्दी से मीरा के पास आया और उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा सरप्राइज़ तो मैंने देख लिया, अब मेरी बारी। ये सुनकर मीरा मुस्कुराकर धीरे धीरे उसके साथ चल दी। वो लड़का जो कुछ देर पहले मीरा पर कमेंट कर रहा था, वो चिढ़ते हुए वहाँ बैठी उन लड़कियों से बोला, अच्छा तो ये उसका बॉयफ्रेंड है, तभी इतना चिढ़ रहा था। लड़कियों ने कहा, तू क्या उसे एक लड़की के पीछे पड़ा है? जब तेरी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा ना तो तुझे धो डालेगी। अब भूल जा उस लड़की को और अपना काम कर। उस लड़के ने ठीक है कहा और वो अपने मन से खाना खाने लगा। इधर मीरा रुद्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस छोटे से रिजॉर्ट के अंदर गई। वहाँ जाकर उसने जो देखा उससे तो वो एकदम खुशी से पागल ही हो गई और उसने सबसे पहले खुशी से रुद्र को गले से लगा लिया। फिर आंखें नीचते हुए कहने लगी, थैंक यू सो मच रुद्र। मीरा के अचानक गले लगने से जैसे रुद्र की तो धड़कनें ही रुक गई। मीरा की करीबी उसे और बेचैन करने लगी। रुद्र जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किए हुए खड़ा था और एकटक प्यार से मीरा की तरफ देखे जा रहा था। मीरा को जब एहसास हुआ कि वो रुद्र के गले लग गई है तो वो जल्दी से वहाँ से हटी और रुद्र को बोली, सॉरी। वो खुशी के फ्लो में मुझसे रहा नहीं गया। ये कहते ही मीरा उछलने लगी और गोल गोल घूमते हुए वहाँ की सजावट को देखने लगी। मीरा ने देखा है खूबसूरत सी टेबल पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, उस पर ढेर सारे फूलों के बीच कैंडल्स चल रही थी। आसपास 2 कुर्सियां रखी हुई थी। पूरे रिजॉर्ट के रूम को सीरीज लाइट में खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। सब जगह सेंटर में बड़े बड़े कांच के बाउल लटके हुए थे जिनमें जुगनू का इफेक्ट दिया गया था। वो बाउल इतने नीचे तक लटक रहे थे कि उसे कोई भी आसानी से छू सकता था। मीरा मुस्कुराते हुए गोल गोल घूमकर उन जुगनू वाले बाउल्स को छूकर खुश होने लगी और रुद्र इन सारे लम्हों को चुपके से अपने मोबाइल के कैमरे में शूट करने लगा। रुद्र ने जब मीरा को ऐसे देखा तो वो मन में सोचने लगा, ये इस लड़के में कितने रंग हैं और उन सब रंगों में से मुझे उसका ये रंग बहुत पसंद आया, खूबसूरती का रंग। तभी वेटर आया और उसने पूछा, सर खाना आ गया है, लगवा दूँ? रुद्र बोला, हाँ ले आइए। मीरा भी वहीं वेटर को देखकर रुद्र के पास आकर खड़ी हो गई। रुद्र ने मीरा को जब अचानक से अपने पास आकर खड़े होते देखा तो उसने जल्दी से वीडियो सेव करके अपना मोबाइल छुपाकर बंद कर दिया। वेटर के जाते ही रुद्र ने मीरा से पूछा, अब खाने के लिए चलें? हाँ लेकिन 1 मिनट रुको। रुद्र ने पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? तो मीरा ने रुद्र से कहा, तुमने मुझे इतना सुंदर तोहफा दिया है तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। पागल हो गई हो क्या तुम? गिफ्ट के बदले गिफ्ट देकर तुम मुझ पर। रुद्र आगे कुछ बोल ही रहा था कि उससे पहले ही मीरा ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा,
कुछ मत बोलना, मैंने कोई महंगा तोहफा तुम्हारे लिए नहीं लिया है। बस पास वाले भोलेनाथ जी के मंदिर में से तुम्हारे लिए मन्नत और दुआ वाला एक धागा ले आई हूँ, तुम्हारी सलामती और रक्षा के लिए। कहते हुए मीरा ने एक काला धागा निकाला जिसमें ओम का लॉकेट लगा हुआ था। ये देखकर रुद्र तो शॉक्ड रह गया। उसे कुछ ना बोलते देख मीरा ने कहा, मुझे पता था तुम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। चलो जाने दो, मुझे नहीं देना ये तुमको। ये कहते हुए मीरा जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए कहा, ये धागा मैं तभी पहनूंगा जब तुम मुझे इसे अपने हाथों से खुद पहनाओगी। इस बात पर मीरा ने खुश होकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने इशारे से कहा, अब पहनाओ ना। मीरा आगे बढ़कर जल्दी से उसे वो धागा पहनाने लगी। धागा पहनाते समय मीरा रुद्र के एकदम से करीब आ गई थी और उसकी सांसों की नरमाहट रुद्र के गालों को छू रही थी। फिर भी रुद्र खुद पर कंट्रोल किए हुए खड़ा रहा। मीरा ने जब धागा पहना दिया तो रुद्र मीरा से 1 मिनट कहते हुए आगे बढ़ा और उसने मीरा की आंखों में से काजल का कतरा लेकर उसके कान के नीचे लगाते हुए कहा, तुम्हें किसी की नज़र न लगे। रुद्र के छूने से मीरा ने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने जब मीरा को आंखें बंद करके खड़े देखा तो वो उसकी खूबसूरती को और करीब से निहारने लगा और उसे गौर से देखते हुए रुद्र ने मीरा से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मीरा। ये कहते हुए रुद्र ने खुद को कंट्रोल किया और जल्दी से डिनर टेबल के पास चला गया। मीरा आज बहुत खुश थी। वो अभी भी रुद्र को अपने करीब महसूस कर रही थी। तभी उसे याद आया कि एक और गिफ्ट तो रह ही गया। ये याद करते ही वो जल्दी से रुद्र के पास गई और बोली, सॉरी, वो तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट था, छोटा सा, प्लीज़ मना मत करना। ये कहते हुए उसने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रुद्र के सामने रख दिया। रुद्र ने पूछा, ये क्या है? कुछ भी हो, बस मना मत करना, ले लो ना प्लीज़, मीरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। रुद्र ने जब देखा मीरा इतने प्यार से उसे ये दे रही है तो वो उसे मना नहीं कर पाया। ये देखकर मीरा खुश हो गई। रुद्र ने गिफ्ट को अपनी जेब में रखते हुए मीरा को बैठाया और ख़ुद भी सामने लगी चेयर पर बैठ गया। फिर वो दोनों इत्मीनान से कैंडल नाइट डिनर करने लगे। इधर दीप्ति नमन के रूम के पास घूम रही थी कि तभी निहारिका ने आकर कहा, सिद्धार्थ, नमन को होश आ गया है और वो बार बार सिर्फ दीप्ति का नाम पुकार रहा है। तो दीप्ति भाभी, आप सबसे पहले जाइए और उनसे मिल लीजिए। ये सुनते ही दीप्ति खुश होते हुए जल्दी से अंदर चली गई। टू बी कंटिन्यूड।